इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है, तो मंगलवार को आपको पता ही है कि हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं फ़ोन इन कार्यक्रम में आज का जो हमारा विषय है वो है स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन। इस विषय पे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर CJ जुनेजा। आप पूर्व सलाहकार हैं एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र रामनगर, जिला कुरुक्षेत्र से। तो हम भाइयों से अनुरोध करेंगे कि बहुत सारे भाई हैं जो मधुमक्खी पालन का काम करना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे, या जो कोई मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं परंतु उनको कोई दिक्कत आ रही है। इन सभी के सभी सवालों का जवाब आज आप सीधा स्टूडियो में फ़ोन करके और विशेषज्ञ से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए जो फ़ोन नंबर है आप नोट करें। फ़ोन नंबर है 221 322। और कुरुक्षेत्र ज़िले से बाहर के जो भाई फ़ोन करने वाले हैं उनके लिए भी ये बात है, और जो भाई मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए भी ये ज़रूरी रहेगा कि आप कुरुक्षेत्र ज़िले का STD कोड ज़रूर लगा लें। कुरुक्षेत्र ज़िले का STD कोड है 01744। उसके बाद फिर फ़ोन नंबर लिख दें 221 322। डॉक्टर जुनेजा से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार, कार्यक्रम फ़ोन इन, और आज इस कार्यक्रम में जो हमारा विषय है वो स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन। चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर CJ जुनेजा, जो सलाहकार हैं एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर क्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। युवाओं के लिए रोजगार एक मुख्य जो है ध्येय होता है, क्योंकि युवा है, पढ़ेगा लिखेगा, उसके दिमाग में प्रश्न होता है कि मुझे रोजगार क्या चाहिए। सरकारी नौकरी पे भी निर्भर नहीं रह सकते। ऐसे बहुत से युवा भी ऐसे होते हैं सरकारी नौकरी करने भी नहीं चाहते। उनके लिए होता है कि कोई अच्छा सा रोजगार उसे मिल जाए, ताकि उस रोजगार के माध्यम से वो अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर लें। तो इसमें मधुमक्खी पालन भी एक ऐसा व्यवसाय हो सकता है जिसको रोजगार के लिए हम अपना सकते हैं। ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन एक स्वरोजगार का बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि मधुमक्खी पालन का व्यवसाय जो करने वाले लोग होते हैं मोस्टली ज़्यादातर जो हैं वो गांवों के रहने वाले किसान भाई हैं, युवा हैं, बेरोजगार व्यक्ति हैं। वो इस काम को टेकअप कर सकते हैं, कर रहे हैं। और जो फॉरेस्ट ओरिएंटेड जो हैं उसके वो लोग भी इस व्यवसाय को करते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन के मुख्य उद्देश्य जो हैं या इसकी इम्पोर्टेंस जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि सबसे पहले कि इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कि जो किसान भाई गाँव में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो मधुमक्खी पालन को अपना के एक अपने आमदनी का साधन बना सकते हैं। पहले लोगों में ये धारणा होती थी कि भाई इसके लिए ज़मीन चाहिए और इसके लिए और साधन चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए ज़मीन अगर आपके पास है, अगर आप मार्जिनल फार्मर्स हैं तो भी इस काम को कर सकते हैं, ज़मीन नहीं है तो भी इस काम को कर सकते हैं। अब तो भारत सरकार की तरफ से ये निर्देश भी हो चुका है कि कोई भी किसान कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट की जगह पे, सड़क के किनारे, नहर के किनारे, फॉरेस्ट के अंदर
मधुमक्खी के बक्से रख के मधुमक्खी पालन का काम कर सकता है। यानी जमीन होना इसके लिए जरूरी नहीं है जी। और दूसरा जो है, इससे अब आजकल लोग ये कहते हैं कि मधुमक्खी पालन करते हैं हमें शहद मिलता है, इसके अलावा अब कई बाई प्रोडक्ट्स और आ गए हैं जी, जिससे आपको आमदनी मिलती है। जैसे शहद एक बाई प्रोडक्ट है जी, यानी मधुमक्खी का बक्सा आपके पास है, उसमें मधुमक्खियां हैं, फूल हैं, आप हैं, तो आप शहद के अलावा उस मधुमक्खी के बक्से से आप मोम भी ले सकते हैं, आप पराग भी ले सकते हैं, आप प्रोपोलिस यानी गोंद भी ले सकते हैं, आप रॉयल जेली भी ले सकते हैं, आप विष भी ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न ये आता है कि कुछ पढ़े लिखे युवा होते हैं जो इस काम को दूसरी तरफ लेके काम कर सकते हैं, यानी इसकी प्रोसेसिंग करके, जो मैंने आपको बाई प्रोडक्ट्स बताए हैं। तो डॉक्टर साहब मेरा यही प्रश्न था कि जो आज के युवा हैं, आप देखिए, आप देखेंगे जो अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं, बीटेक हैं, एमबीए, वो भी नौकरी छोड़ के जो है जो एग्रीकल्चर की तरफ आए हैं, हाँ जी, बागवानी पे आए हैं, ठीक है, मुर्गी पालन पे आए हैं, जी, खुम्ब के ऊपर आए हैं, हाँ, तो ऐसे वो जो है मधुमक्खी पालन पे आ रहे हैं, उनके लिए कितना ये उज्जवल। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे युवा हैं जो इस तरफ अब डाइवर्ट हुए हैं और आ रहे हैं, वो मधुमक्खी पालन ना करके खेतों के अंदर मधुमक्खी के बक्से से जो बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको कैसे कलेक्ट करना है, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये अपने आप में इतना बड़ा व्यवसाय है। जितना शहद का उत्पादन खेतों में मधुमक्खी के बक्से रख के काम आप करते हैं, उससे ज़्यादा काम ये है उन युवकों के लिए जो पढ़े लिखे भी हैं। और सबसे बड़ा कारण कि अब मधुमक्खी पालन से जो परागीकरण का काम होने लगा है, क्योंकि ये खेती बाड़ी के लिए सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि आपके पास अच्छी ज़मीन है, अच्छा बीज आप यूज़ कर रहे हैं, सारे दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, खाद का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर परागीकरण नहीं होगा तो आप फसल का उत्पादन अच्छा नहीं ले सकते। इसलिए अब परागीकरण के लिए भी जो है एक पूरा अपने आप में ये व्यवसाय बन चुका है। और जहाँ तक आपने ये पूछा है कि कितने लोग हैं जो मधुमक्खी पालन से स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं इस समय हमारे देश के अंदर जो है 3.4 मिलियन यानी 34 लाख मधुमक्खी की कॉलोनियां हैं लगभग, और इसमें 2,50,000 मधुमक्खी किसान हैं जो मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। एक फोन ले पहले। हेलो, आपका नाम क्या है? क्या पूछना आपको? हमने पोलन के बारे में पूछ रहा जी। पोलन आपने बताया था एक बार, बनाओ की पोलन में जो है एक तो सोयाबीन 250 ग्राम, और जी इसमें दूध सुक्का, और ये बताइए कि आपने बिस्कुट वगैरह की बेकरिया है, और चीनी और शहद, इसका अनुपात बताओ। इससे मक्खी खारी खूब और अंडे पर चल क्यों ना? ऐसा है कि जो आप बात कर रहे हैं ये उस समय की बात कर रहे हैं जब फूलों की कमी होती है, यानी आजकल बरसात का सीजन है, इस समय जो है आपको नेक्टर यानी मकरंद फूलों का नहीं मिल रहा, फूलों का पराग नहीं मिल रहा, तो आपको आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम रूप के माध्यम से आपको उनको फीड करना है। तो मकरंद के लिए तो आप चीनी का घोल, जैसे आप जानते हैं, एक हिस्सा पानी एक हिस्सा चीनी घोल के गर्म करके और उसको रात्रि के समय फीडर में आप दे सकते हैं। और परागीकरण पराग के लिए जो आप कह रहे हैं कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, तो आप सोयाबीन का आटा ले सकते हैं। आप इसकी जगह हमने तो यहाँ कई प्रयोग किए हैं, चने जो भुने हुए होते हैं उसको पीस सकते हैं, यानी सोयाबीन का आटा आप ले लीजिए और उसके अंदर आपने जो है सूखा दूध डालना है। अनुपात बता दो जी। हाँ, अनुपात लगभग जो है, अगर 1 किलो आप वो लेते हैं सोयाबीन का आटा लेते हैं तो उसमें लगभग आधा किलो आप उसका दूध डाल दीजिए, सूखा दूध डालना है आपने। और चीनी जो है उसको आप चाहे इससे ज्यादा डाल सकते हैं, चीनी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा शहद भी डालिए, यानी शहद से क्या होता है कि एक प्रकार से गंध बन जाती है उसके अंदर। और आप थोड़ा सा उसके अंदर 2 चीजें हैं, या तो उसके अंदर आप ग्लिसरीन डाल दीजिए या इसके अंदर बेकिंग ईस्ट जो खमीर होता है वो डालना है। वो उसका कारण क्या है, उसका कोई मक्खियों को हम क्यों डालते हैं फीड के अंदर, कि अगर आप सोयाबीन का आटा, चीनी, शहद और सूखा दूध मिला देंगे तो वो कुछ समय के बाद सूख सकता है, इसलिए हम उसके अंदर या तो आप ग्लिसरीन डाल दीजिए थोड़ी सी, या आप खमीर का वो उसमें डाल दीजिए, खमीर जो बेकिंग ईस्ट होता है ना, जो बिस्कुट वगैरह बनते हैं, या हाँ जी, वो डाल दीजिए ताकि वो उसका जो सूखे ना।
आपको क्या करेंगे, उसको आटे की तरह से आपने गूंदना है, यानी सूखा, बिल्कुल पानी वाला नहीं करना और सूखा भी नहीं रहना चाहिए, जैसे आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए। और उसके बाद 100-100 ग्राम की पेड़ियां बना के आप फ्रेमों के ऊपर, जैसे आपके पास 10 फ्रेम का बक्सा है तो फ्रेमों के ऊपर आपने एक पेड़ी रख दी और उसके ऊपर टाट बिछा दीजिए और ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि मक्खियों को शक्ति मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और मक्खियां जो है, रानी मक्खी अंडे देती रहती। क्योंकि ऐसा होता है कि जब मानसून का सीजन आता है, आपको मालूम है जब सीजन है तो रानी मक्खी 1500 से 2000 अंडा दे रही है। अगर बसंत ऋतु का सीजन है तो एक भी अंडा नहीं देती, क्योंकि बाहर से जब तक पराग और नेक्टर नहीं आएगा तो रानी मक्खी अंडे देना बंद कर देती है। तो आपका मरने का दर वही है, पैदा नहीं हो रहे बच्चे। तो उससे क्या होता है कि मक्खियों की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो अब इसको खुराक देनी आपने, तो चीनी का घोल, शहद की जो उसका मकरंद जो है उसका सब्स्टिट्यूट है, और ये पराग का मैंने आपको ये बता दिया, तो आपकी बक्से के अंदर पूरी खुराक जारी है। लेकिन कोशिश, हाँ जी, बिस्कुट और बता दो, 1 किलो बताया आपने सोयाबीन, आधी किलो दूध और ये बेकरी वगैरह। चीनी चाहे आप उसके अंदर 2 किलो भी डाल दे, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। और आधा किलो से 1 किलो आप शहद भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपने ग्लिसरीन या बेकिंग यीस्ट जरूर डालना है ताकि उससे वो सूखे ना। तो इस तरह से करेंगे तो आपको पूरा जो है मधुमक्खियों को खुराक मिलती रहेगी, रानी मक्खी अंडे देती रहेगी उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं।
फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। साथियों को एक बार फिर बता दें कि आज का जो हमारा फोन इन का विषय है वह है रोजगार के लिए स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन। और चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर सीजे जुनेजा, जो सलाहकार हैं एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर क्षेत्र में। तो सब बात है कि रोजगार की। हाँ, रोजगार का जैसे डॉक्टर साहब आप पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ पर 3.4 मिलियन मतलब 34 लाख मधुमक्खी की कॉलोनियां हैं हमारे देश के अंदर, और इस समय लगभग 2.5 लाख 2,50,000 मधुमक्खी पालक इस कार्य को कर रहे हैं। ये तो हुआ कि उनको डायरेक्ट वो जो काम कर रहे हैं वो बी कीपिंग का काम ही कर रहे हैं और रोजगार उनको रोजगार मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। यानी अगर 10,000 कॉलोनियां हैं, वहाँ पर लोगों को वहाँ पर मधुमक्खियों को फीड भी करना है, उनका माइग्रेशन भी करना है, यानी मक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण भी करना है, तब आपको मैन पावर चाहिए। फीडिंग करना तभी आपको आदमी चाहिए। अगर उसको बीमारियों का इलाज करना है तभी भी आपको आदमी की ज़रूरत पड़ती है। शहद को निकालना है तभी आपको आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक स्टडी के अनुसार, रिसर्च के अनुसार, अगर 10,000 कॉलोनियाँ हैं तो 3 लाख रोजगार के दिवस और पैदा हो जाते हैं। यानी 2.5 लाख बी कीपर हैं जो ये काम को कर रहे हैं, लेकिन हर 10,000 कॉलोनियों के ऊपर 3 लाख रोजगार के दिवस पैदा होते हैं जो ये दूसरे काम करते हैं। इसके अलावा 75,000 आदमी 10,000 कॉलोनियों पे वो काम करते हैं जो इक्विपमेंट्स बनते हैं। यानी मधुमक्खी के लिए आपने शहद निकालने की मशीन बनाने पे लोग लगे हुए हैं, बक्से बनाने के ऊपर वर्कर्स लगे हुए हैं, बी वेल मुंह रक्षक जाली है, दस्ताना है, धुआंदानी है, बक्से का औजार है, यानी बहुत सी चक्कू है जो जिससे मोमी परत उतारी जाती है। तो जितने ये उपकरण हैं इसको बनाने के लिए भी पूरी फोर्स लगती है, यानी वर्कर्स लगते हैं। हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति मधुमक्खी के पालन का काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जो उसके खेत में काम करते हैं मधुमक्खी के बक्से को देखने के लिए, शहद निकालने के लिए, दूसरे काम करने के लिए। तो 2.5 लाख ऐसे बी कीपर हैं जो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन हर 10,000 कॉलोनियों के ऊपर 3 लाख रोजगार के दिवस पैदा होते हैं, और हर 10,000 कॉलोनियों पे 75,000 कार्य दिवस होते हैं जो इस इक्विपमेंट्स को, इस मधुमक्खी पालन को बनाने में उनका समय लगता है। तो सब यहाँ एक सवाल है। हाँ जी, पहले अक्सर हम देखते थे जो मधुमक्खी पालन का काम है किसान साथी स्टैंड बाय करते थे, साथ साथ करते थे, लेकिन अब आवश्यक है भी स्वतंत्र रूप से मधुमक्खी पालन की जाए कि उसको रोजगार ही बना के चले, पूर्ण रोजगार बना के अब चले। जो शुरुआत के अंदर हमारे पास इतने साधन नहीं थे, इतनी सब्सिडी नहीं थी, इतनी अनुदान राशि किसानों के पास नहीं थी। अब तो ये हालत है कि जो नेशनल बी बोर्ड है, जो नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, जो संस्था जो नोडल एजेंसी पूरे हिंदुस्तान को कवर करती है, नेशनल बी बोर्ड, वो 40% अनुदान राशि दे रही है। लेकिन अब स्टेटों ने भी अपनी तरफ से जो है इसके अंदर अनुदान राशि का हिस्सा बढ़ा दिया। जैसे हरियाणा के अंदर 45% अनुदान राशि और दी जाती है। अब साधन बढ़ते जा रहे हैं, अनुदान राशि बढ़ती जा रही है, और किसानों का रोजगार इस तरफ जो है ध्यान और बढ़ता जा रहा है। और इसको आप पहले जो कहते थे ना कि एक पार्ट टाइम जॉब होता था, कि एक सहायक व्यवसाय था, अब उसमें सहायक व्यवसाय को पूर्ण व्यवसाय के रूप में लोग काम कर रहे हैं। अब उनके पास साधन है माइग्रेशन करने के लिए कॉलोनियाँ, क्योंकि एक जगह पे आप मधुमक्खी के बक्से रख के इस काम को साल भर नहीं कर सकते, कारण कि जो फूलों का रस है यानी मकरंद या पराग है वो साल भर एक जगह पे नहीं मिल सकता। तो जरूरी है कि उनको माइग्रेशन करना पड़ता है, यानी ट्रांसफ़र करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब धीरे धीरे जब किसान इस काम को टेकअप कर रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, उनके पास साधन आ रहे हैं, और कुछ हमारी जो सरकार है, भारत सरकार और राज्य सरकार, वो अनुदान राशि बढ़ाती जा रही है और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है इसके लिए, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा फायदा है जितना फायदा किसान को होता है। यानी जहाँ पर उसने बक्से रखे होते हैं उससे ज़्यादा फायदा उस किसान को होता है जिसका खेत है, क्योंकि परागीकरण से जो है उसकी फसल की पैदावार बढ़ती है। तो ले ले। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नाम? बलदेव जी, क्या पूछना है? मक्खियाँ मतलब
शहद क्यों नहीं दे रही है, पूछना था। मक्खियाँ आपके पास? हाँ। अच्छा, शहद क्यों नहीं दे रही हैं वो? 5 डब्बे हैं जी। नहीं, आपके पास 5 डब्बे जो हैं मक्खियों के हैं, शहद क्यों नहीं दे रही है ये पूछ रहे हो आप? हाँ, चौथा महीना हमारे 5वें महीना हमारा शहद पूरा मिला जी। चौथे महीने, 5वें महीने में और छठे महीने में शहद नहीं दिया डॉक्टर साहब? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी ये समस्या है कि किसानों को कार्य करने के लिए जो अनुदान राशि या बक्से या मक्खियाँ वो कई बार फरवरी या मार्च में लेते हैं, तो उसके बाद जो है ये ऑफ सीजन शुरू हो जाता है। 15 अप्रैल के बाद हम ये मांग के चलते हैं कि हमारे फूल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सफ़ेदा भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो कहीं सूरजमुखी है वो सब जगह तो नहीं है, और कहीं थोड़ी बहुत बरसीम रह जाती है, इसके बाद और फूल नहीं रहता हमारे पास। तो उस समय क्या होता है कि अब जिस समय फूलों का सीजन यानी नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल तक, ये समय ऐसा है जिसको हम हनी फ्लो सीजन कहते हैं कि ये मधुमक्खियों के लिए सबसे उपयुक्त समय है, जब रानी मक्खी रोज के 1500 से 2000 अंडा देती है और मक्खियों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि मरने का दर कम है, संख्या पैदा होने की ज़्यादा है। तो मक्खियाँ ज़्यादा होंगी, आपको शहद ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये एक बना हुआ कहावत है, जैसे कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग में हमारे लिए क्या है कि जितना छोटा परिवार उतना सुखी परिवार, लेकिन मधुमक्खियों के लिए क्या है कि जितना बड़ा परिवार उतना सुखी परिवार। मतलब ज़्यादा मक्खियाँ होंगी, बीमारियां कम लगेंगी, ज़्यादा मक्खियाँ होंगी, शहद का उत्पादन ज़्यादा होगा, ज़्यादा मक्खियाँ होगी, आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब क्या है कि आप कहते हैं कि चौथे, 5वें और 6ठे महीने में, अभी से 7वां महीना जो चल रहा है जुलाई का, ये सबसे वर्स्ट सीजन माना जाता है, समय माना जाता है। इसके बाद इस महीने के अंदर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए आने लगी है कि 5वें 6ठे महीने में तो फिर भी थोड़े बहुत फूल रहते हैं। गर्मी के दिनों में कुकुरबिटेसी फैमिली जैसी कद्दू, करेला है, खीरा है, कोई ना कोई फूल मिल जाता है। लेकिन ये जुलाई का जो मानसून का सीजन है, इसमें तो कोई फूल अगर जंगलात का भी कोई खिला हुआ है, बारिश आई, वो भी धुल जाता है। तो इस समय आप ये ध्यान रखिए कि आपको शहद तो क्या मिलेगा, आप मक्खियों को जिंदा रखने के लिए साधन का उपयोग करें, यानी उनको, यानी आपको फीड करना है मक्खियों को इस समय, क्योंकि आपने इस समय आपको दिक्कत आ रही है कि शायद मक्खियाँ नहीं दे रही। मक्खियाँ शायद तो तब देंगी जब फूलों का रस आएगा, फूलों का पराग आएगा, वो इस समय नहीं है। इस समय फूलों की बिल्कुल कमी है। ये सीजन अब सितंबर से शुरू होगा, जब बेरी खिलेगी, अरहर का फूल आएगा, कुछ इस तरह के फूल आएंगे, तब सीजन शुरू होगा। लेकिन ये जो जुलाई और अगस्त का सीजन है, 2 महीने, आप अपनी मक्खियों को बचाने का पूरा प्रयास करें। इसके लिए सबसे पहले उनको चीनी की चाशनी पिलाइए, यानी चीनी, अगर आपके पास 5 बक्से हैं या 10 बक्से हैं तो उसमें 10 किलो आपको चीनी की चाशनी कैसे बनानी है, 5 किलो चीनी, 5 किलो उसमें लीटर पानी, उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, 1 तार की चाशनी बन जाए, ठंडा करके रात्रि के समय फीडर आजकल आते हैं बक्सों के अंदर, नहीं तो पॉलीथीन के लिफाफे के अंदर डाल के बक्से के अंदर रख के ऊपर बोरी डाल के ढक्कन बंद कर दीजिए। अभी आपको फीड करके अपनी मक्खियों को बचाना है। आजकल कोई भी किसान 5वें महीने में, 6ठे महीने में, 7वें महीने में और 8वें महीने में शहद नहीं निकाल सकता, कारण अभी ऑफ सीजन है। आजकल बिल्कुल फूल नहीं है, ना के बराबर जिसको हम कहते हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नेचर का सिस्टम है। जैसे सितंबर का महीना आएगा, बेरी का फूल खिलना शुरू हो जाएगा, अरहर का फूल खिलना शुरू हो जाएगा, इसमें तिल आ जाएगा और दूसरी फसलें यानी कपास, बीटी कॉटन आ जाएगी। उस समय फिर आपका सीजन शुरू हो जाएगा, फिर तोड़िया, सरसों, ये सारी फसलें आगे जा आती रहेंगी। तो आप अभी इस समय आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपने अपनी मक्खियों को कैसे बचाना है, और ये कोशिश करिए कि जितने फ्रेम मक्खियां हों उतने ही फ्रेम रखिए। मान लिया अगर आपके पास 8 फ्रेम के मक्खियां हैं तो 9वां और 10वां फ्रेम बाहर निकाल के उनको प्रिजर्व कर दीजिए। तो ये ध्यान रखना। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है। हाँ जी। कि जो भी साथी रोजगार के लिए काम करेगा, उसकी इच्छा हुई कम से कम शुरुआत में उससे 50-60 हज़ार रुपये की महीने की एक इनकम हो जाए, जी जी, ताकि एक सामान्य अच्छी इज्जतदार इनकम है, तो उसके लिए उसे कितना धन निवेश करना है और कितनी मधुमक्खियों से पालनी चाहिए? हम ये कहते हैं कि कम से कम आपके पास 50 बक्से जरूर होने चाहिए, क्योंकि कई व्यक्ति जो है, अब जैसे अभी किसान का भी फोन आया था कि मेरे पास 5 बक्से हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। रीजन ये है कि आप चाहे 2 व्यक्ति मिलके बक्से लें, 50 बक्से का मतलब होता है कि एक आपके पास यूनिट है,
आप शहद भी निकालते हैं तो आपको 5 क्विंटल, 7 क्विंटल, 10 क्विंटल तक शहद मिल जाता है उसमें। और आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो एक गाड़ी में 50 बक्से छोटी गाड़ी में लेके जा सकते हैं। वहाँ उसका लुक आफ्टर, एक आदमी 50 बक्से को देखेगा वो एक दिन में देख लेगा, अगर 10 बक्से हैं तो भी एक दिन आपका चला जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर 50 बक्से वो आसानी से उसका लुक आफ्टर कर सकता है। हम तो ये भी सुझाव देते हैं किसानों को कि कोशिश कीजिए 100 बक्से आप एक साथ रखिए। 2 किसान मिलके 50-50 बक्से, 100 बक्से एक साथ रखें, उनकी आमदनी ज़्यादा हो जाएगी, मेहनत कम हो जाएगी। शहद निकालना 2 मिलके शहद निकाल सकते हैं, माइग्रेशन करना है 100 बक्से एक गाड़ी में आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एक व्यक्ति फार्म पे रह रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने घर जा सकता है, कोई काम कर सकता है। तो अगर 5-10 बक्से हैं तो हम ये सुझाव नहीं देते, क्योंकि अगर आपने 5 बक्से आपके पास हैं, आप कितना 20 किलो भी शहद निकले तो 1 क्विंटल हुआ, वो भी आपको साल में मिलना है शहद। और जब शहद निकालेंगे 2 किलो शहद तो मशीन के साथ ही लग जाता है। आपको सारे वही चक्कू भी चाहिए, ट्रे भी चाहिए, आपको मशीन भी चाहिए, शहद कैसे निकालेंगे? तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास साधन कम हैं, आजकल तो भारत सरकार जो 40% अनुदान राशि देती है, 45% राज्य सरकार दे रही है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए के मधुमक्खी के बक्से लेते हैं, 85,000 रुपए तो भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से अनुदान राशि है। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी लिमिट भी 50 बक्से की है कि एक फार्मर 50 बक्से ले सकता है। तो डॉक्टर साहब कहने का ये है कि अगर आपको एक अच्छी सी इनकम लेनी है, आय करनी है, तो कम से कम 50 बक्से एक साथ होने एक साथ ही बिल्कुल होने कोशिश करें कि 2 मिलकर 100 तो ले ही ले। 100 ले ले और भी ज़्यादा अच्छा है, आपका खर्चा कम होगा, आमदनी बढ़ेगी। तो कितने का लगभग इसमें जो है धन निवेश होगा? इसमें मैंने बताया ना कि एक बक्सा, जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप 75% इक्विपमेंट पे अनुदान राशि है, इस पे 85% अनुदान राशि है, तो फार्मर्स का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। 50,000 में वो 50 बक्से आराम से अपना काम शुरू कर सकता है। और इसके आजकल जो है शहद ही एक वो नहीं रह गया, आप मोम भी ले सकते हैं, आप पराग भी इकट्ठा कर सकते हैं। जितनी आमदनी आपको शहद से मिलती है, पराग से भी उतनी मिल जाती है, क्योंकि अब इसका मार्केट आ गया है। पराग खरीदने वाले बहुत से किसान हैं। आजकल 1000-1200 रुपये का 1 किलो पराग बिक जाता है, और एक बक्से से आप एक दिन में 200 ग्राम तक पराग ले सकते हैं, एक दिन छोड़ के। तो डॉक्टर जुनेजा, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को, युवाओं को रोजगार के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम का अंक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर लिखें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई साथ में गिरधारी भाई को दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।